हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे थे, वही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बेटा, होपफुली डिबेंचर का इंट्रोडक्शन याद है आपको, प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन अर्निंग याद है। कैपिटल स्ट्रक्चर जितना मैंने कराया उतना रिपीट कर देता हूं और बेटा फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। बाबू वो सब सामने देख रहे हैं, अभी नोट्स नहीं चाहिए, शायद आज का पूरा दिन नहीं चाहिए, नोट्स बंद कर दो। फिर आप परेशान करोगे मेरे को, फिर तो मेरे को यही करना पड़ेगा। ठीक है ना, 1.5 घंटा सामने देखो बस बेटा। बाबू, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। याद आई बात? कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का यही बताता है बेटा, कितना पैसा मालिकों ने लगाया, कितना बेटा कर्जे का पैसा है। ऑनर फंड का दूसरा नाम होता था इक्विटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी। और बेटा बोरोड फंड का दूसरा नाम डेट। याद है बाबू? इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। डेट इंक्लूड्स डिबेंचर, बैंक लोन, कॉमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट। याद? डेट हैव टू फिक्स्ड लीगल ऑब्लिगेशन। किसी भी डेट से पैसा ले लो बेटा, दो फिक्स्ड कर्जे दिमाग में आएंगे बेटा। एक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी। यही होगा बेटा। कोई भी डाटो, कोई भी कर्जे का नाम ले लो, एक तो ब्याज जुड़ी हुई है, ब्याज देनी है, एक प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा, दो ही कर्जे जुड़े हुए हैं बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। एक तरीका वो जो हम अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्यार से बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। बाबू फॉर्मूला लगाते थे हम, डेट अपॉन इक्विटी। याद है आपको? मैं उस दिन भी बता रहा था बेटा, अगर मैं कहूं कि मान लो किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशो ऐसा है, तो समझदार को इशारा काफी कि पूरी कंपनी में मिलाकर 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए कर्जे के और 3 लाख ऑनर ने लगाए हुए। यही बताएगा ना डेट इक्विटी रेशो। सेम वे बेटा, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, प्रपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल। बेटा डेट का प्रपोर्शन आउट ऑफ टोटल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। यानी कि बेटा अगर मैं सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दूं तो बेटा अगेन ये यही तो बता रहा है कि टोटल बिजनेस में पैसा 5 लाख लगा, जिसमें से 2 लाख रुपए कर्जे का। यानी कि बेटा इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दूर दूर तक कोई अंतर नहीं। क्लियर है बेटा बात? इतनी बात हम कर चुके थे। ठीक है ना जी? समझ में आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का क्या बताता है, कि कितना पैसा मालिकों ने लगाया और कितना कर्जे का लगाया। ठीक है जी? ओके बात। अच्छा बस एक काम करते हैं, आगे बढ़ाने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है ना, जो मैं हमेशा पूछता हूँ। 11th क्लास में जब बच्चा नया नया आता है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर शुरू होता है, मैं तब भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा पैसा ज्यादा अच्छा होता है, ऑनर फंड और बोरोड फंड, मालिकों का पैसा या कर्जे का पैसा? तो बड़ा बड़ा ऑब्वियस आंसर होता है बच्चों का। जो जो नए नए हैं बेटा बोल दो, क्या है ऑब्वियस आंसर? ऑनर फंड। है ना? नहीं? नहीं, बच्चों का बड़ा ऑब्वियस आंसर होता है ये। 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कितनी कैलकुलेशन समझा दो, दिमाग समझ जाता है, दिल है ना ये समझता नहीं है। ठीक है ना? मुझे लगता है मालिकों का पैसा बहुत अच्छा होता है बेटा, कर्जे का पैसा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। कंपनी में यकीन मानना, डेट से अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। वाह, कह रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूँ कि डेट से अच्छा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस? बिल्कुल। कर्जा सबसे बढ़िया होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है जी? डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा ना मेरी बात? सर हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है जी, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, करेंगे बेटा बात। बाबू एक एक करके प्रूव कर दूंगा, 4 अलग अलग वजहें हैं जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कर्जा बहुत अच्छा होता है, ऑनर फंड से तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, 4 अलग अलग वजहें हैं, एक वजह प्रूव करने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद सब धीरे धीरे हो ही जाएगा, उसके बाद कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बाबू मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है जी, मैं सिर्फ मतलब बोलूंगा। ठीक है जी, समझ आपको आएगा ही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगा। बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेट टू प्रोड्यूस गेन फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर।
बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें डेट का इस्तेमाल किया जाता है इक्विटी के फायदे के लिए। ठीक है जी, मैंने बस ये बात बोल दी, मुझे पता समझ तो आने नहीं वाली, मैं प्रूव कर दूं पहले फिर समझा दूंगा बेटा मैंने बात बोली थी। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं दिखाने जा रहा हूं कैसे डेट इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाता है। ठीक है जी, देखते हैं भैया कैसे पहुंचाता है। बाबू इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है जी, और ये एग्जाम्पल अगर पेपर में आए लिखने को तो ये रट कर यही जानिए, फिगर्स तक रट के जानिए, ये लिख कर आना। ठीक है जी, बाकी पेपर में अगर कोई न्यूमेरिकल दे दे तो आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है जब आप ये पढ़ लोगे मुझसे। ठीक है जी, लो बेटा सब सामने देख रहे हैं और आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा टोटल फंड यूज्ड 30 लाख, इंटरेस्ट रेट 10%, टैक्स रेट 30%, EBIT 4 lakhs, debt, situation 1, लो पुत्र सब सामने देख रहे हैं। बाबू मैं ना 3 सिचुएशन लेने वाला हूं, ठीक है ना, और आपको बता देता हूं ये 4 बातें इन तीनों सिचुएशंस के लिए कॉमन है। ये 4 बातें जो लिखी है मैंने इन तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन है। यानी कि बेटा तीनों सिचुएशन में मैंने लिखा TFU मतलब टोटल फंड यूज, तीनों सिचुएशन में मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है। तीनों ही सिचुएशन में अगर ब्याज पर पैसा उठा तो 10% ब्याज पर उठेगा। तीनों ही सिचुएशन में अगर सरकार को टैक्स देना है तो 30% टैक्स देना है। और तीनों ही सिचुएशन में EBIT इज 4 लाख। EBIT का मैं मतलब क्लियर करूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, बाबू पहले करते हैं बात टोटल फंड यूज्ड की। मैंने क्या बोला बेटा, तीनों ही सिचुएशन में मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है ना। देखना बेटा, अगर पहली सिचुएशन में मैं डेट से कोई पैसा नहीं ले रहा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है बेटा, सारा का सारा पैसा कहां से ले रहा हूं, इक्विटी से। दो ही जगह है बिजनेस में पैसा आने की, या तो कर्जा या अपना। ठीक है ना जी, तो बेटा आप मानते हो कि इस सिचुएशन में मैंने इक्विटी से पैसा लिया होगा 30 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। बेटा दूसरी सिचुएशन में मैंने डेट से पैसा लिया 10 लाख, जबकि मुझे टोटल कितना चाहिए, टोटल 30 लाख चाहिए। अगर डेट से कर्जे से 10 लाख लिया तो बेटा बाकी कहां से आया, इक्विटी से। यानी कि बेटा इक्विटी से लिया होगा 20 लाख, है ना। तो वो तीसरी सिचुएशन में मैंने डेट से पैसा लिया 20 लाख, जबकि मुझे टोटल कितना चाहिए बेटा, टोटल 30 लाख ही चाहिए। अगर 20 लाख कर्जे का है तो बेटा बाकी किसका है, इक्विटी का। यानी कि 10 लाख मैंने इक्विटी से लिया। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, अभी तक जितनी बात बोली समझ आई। यानी कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये 4 बातें इन तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन है। ठीक है, पर वो EBIT का क्या मतलब होता है ये नहीं समझ में आया बेटा। आप EBIT बोलना चाहो EBIT बोल लो, या अगर रेशो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो समझदार को इशारा काफी। EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं होता, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या भला होती है, ऑल्दो मेरे को ज्यादा अकाउंट्स में नहीं जाना, पर मैं हल्की सी बात करूंगा और बेटा छोड़ दूंगा। ठीक है जी, सिर्फ हल्की सी बात करूंगा मैं। ठीक है, मैं क्योंकि अकाउंट्स में इतना उलझूंगा, मेरे को इतना बिजनेस स्टडीज में उस चीज की जरूरत है नहीं। तो वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करता था बचपन में, 11th क्लास में, छोटे छोटे बच्चे थे बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस रिजल्ट आया करता था। मान लो मेरे एग्जांपल में ग्रॉस प्रॉफिट आया, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी बेटा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बहुत सारी इनकम लिखता हूं, और ऐसे ही बेटा यहां पर बहुत सारे खर्चे लिखता हूं। बेटा अगर मैं इन इनकम को क्लासिफाई करूं तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। बेटा ऑपरेटिंग इनकम से क्या मतलब है, ऑपरेटिंग इनकम से बेटा मतलब है बिजनेस की इनकम, बिजनेस चलाने से ऐसी इनकम हो रही है तो वो मैं कहूंगा ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग, मेरे बिजनेस चलाने से नहीं हो रही है इनकम, नॉन ऑपरेटिंग है, मेरे बिजनेस ऑपरेट करने से नहीं हो रही इनकम।
जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहूं बेटा, मैं कहता हूं आपकी दुकान का नाम है 5 स्टार जनता, ठीक है जी। आपने बेटा एक प्रेमाइसेस किसी को रेंट पर दिया हुआ है अपना, और आपको साल का रेंट आता है 6 लाख रुपए, और यहाँ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो बाय रेंट रिसीव 6 लाख। मुझे सच बताना कि उसकी दुकान के अंदर से इनकम हो रही है उसको, तो सर मैं ऐसी इनकम को क्लासिफाई कर सकता हूँ एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कि उसको धंधा ऑपरेट करने से नहीं हो रहे 6 लाख रुपए। लेकिन मैं वही बात बोलता हूँ बेटा, आप एक हल्दीराम, एक आपकी दुकान पे बड़ा फेमस बिकने वाला प्रोडक्ट है, आप उनकी बहुत सारी नमकीन्स बेचते हो बेटा, आपने उनका माल उठाया बहुत बड़ी क्वांटिटी में और उन्होंने आपको 3% डिस्काउंट ऑफर किया, यहां आपने रिकॉर्ड कर दिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। सर ये ऑपरेटिंग इनकम है कि नहीं है? ये तो बेटा धंधे से ही हो रही है इनकम उनको, ये तो उनकी ऑपरेटिंग इनकम है। तो मानते हो बेटा इनकम की कैटेगरी दो होंगी, कुछ ऑपरेटिंग होंगी, कुछ धंधा चलाने से हो रही होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो धंधा चलाने से नहीं कहीं और से हो रही होंगी। मान लो मैं कहता हूं उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से डिविडेंड रिसीव हो रहा है उनको, तो उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया बाय डिविडेंड रिसीव्ड। सर ये ऑपरेटिंग इनकम है? बता दो भैया, तुम रटते रटते मरोगे वरना हर चीज, अगर मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, धंधा चलाने से तो नहीं हो रहा डिविडेंड रिसीव, पक्का मानते हो? ऐसे ही बेटा खर्चों की भी दो कैटेगरी हैं, एक ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। कुछ खर्चे ऐसे हैं बेटा जो धंधे चला रहे हो तभी हो रहे हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा धंधे की वजह से नहीं हो रहे पर हो रहे हैं खर्चे। मैं कह दूं बेटा आपने एक फिक्स एसेट्स बेच दिया लॉस में, तो आपने यहाँ लिखा हुआ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, ये धंधे की वजह से नुकसान हुआ? तो बेटा ये तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो भैया मैंने मेरा ख्याल क्लासिफिकेशन दे दिया क्या होना चाहिए, बाकी तो भैया वही बात होगी जहां अकाउंट्स में होती है। ठीक है जी, जितना जरूरी था मैंने बता दिया। बेटा अगर जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो या बोल लो ईबीआईटी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ईबीआईटी की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है बेटा, ठीक है। देना पड़ा तो
10% यानी कि बेटा 2 लाख। आपकी इमीडिएट इनकम पर जो आपने इंटरेस्ट के बाद कमाई है। टैक्सेस किस पे लगते हैं? हमेशा अर्निंग बिफोर टैक्सेस पर, जो भी ईबीटी होते हैं उस पे लगते हैं टैक्सेस। ठीक है जी। सर कितना देना है टैक्स तीनों सिचुएशन में? 30%। सर इसका 30% टैक्स आपको देना है, इसका 30% टैक्स देना है, और इसका 30% टैक्स देना है। चलो जी दे दो टैक्सेस। ये जो टैक्स देने के बाद आएगा इससे बोलते हैं हम प्यार से ईएटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये कैलकुलेट होकर आ रहा है बेटा 280, 210 और 1,40,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, पर बेटा कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं इस पूरे एग्जाम्पल में। करूंगा मैं और एग्जाम्पल लूंगा अभी, तब करूंगा इसकी चर्चा, पर कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो चाहिए ना, है नहीं? इग्नोर मारो, ये आएगा बेटा बचकर EFE। अब एक बार पहले मैं कर रहे थे अपनी
इक्विटी शेयर कभी भी नहीं है, 30 लाख रुपए आए हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है। तो बेटा 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपए आए हैं जरूर, पर ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है। तो बेटा अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हो तो क्या कर सकता हूं? बेटा ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकल सकते हैं? मेरा ख्याल बेटा इतनी बात शायद आपको पता होगी, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू से तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है हमारी। ऐसा पता है सबको? शेयर सबने कर लिया, बुक अकाउंट सबने पढ़ ली, यही होती है ना भैया। तो अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू से तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा। बहू अब अगर कोई मुझे फेस वैल्यू बता दे इसका और फेस वैल्यू का यूज करके मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लूं, और भैया पूरे क्वेश्चन में कहीं फेस वैल्यू भी नहीं दी। चलो भाई एक के बाद एक असम्पशन। बाबू एज्यूम कर लो फेस वैल्यू टू बी 10 ईच। बच्चे कह रहे व्हाई नॉट 100? बेटा 100 कर लो, 200 मानना है 200 मान लो, 500 मानना है 500 मान लो, 5 मानना है 5, 1 मानना है 1, सब आपकी इच्छा है। पर हाँ जो मानोगे वो तीनों सिचुएशन में सेम मान ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या मानना है। ठीक है, मुझे लगता है 10 से कैलकुलेशन आसान बनी रहेगी तो मैंने 10 मान लिया। बाबू अगर मुझे इक्विटी से टोटल 30 लाख रुपए चाहिए और 10 रुपए का एक शेयर है तो मेरा ख्याल 3 लाख शेयर इशू करूंगा तभी 30 लाख आएंगे। अगर मुझे इक्विटी से 20 लाख रुपए इकट्ठे करने और 10 रुपए का एक शेयर है, मुझे लगता है 2 लाख शेयर इशू होंगे तभी बेटा 10 रुपए का एक है, 2 लाख गुना 10 तभी लोगों से 20 लाख इकट्ठे होंगे। सेम है बेटा ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है क्या? लेकिन पेपर में इतनी सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है? सर नहीं, और मैं आपको सच बताऊं मुझे तो 12th क्लास में पता भी नहीं होता था ये कैलकुलेशन ऐसे होती है। एनसीईआरटी ने तो पता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सीधा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, सीधा कोई कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई हुई, यहाँ सीधा लिखा हुआ है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। मैंने तो आपको सारा समझा दिया है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख आएगा अगर आपने फेस वैल्यू 10 मान ली तो। ठीक है जी, मैंने तो अपने टीचर की क्वालिटी बताई थी आपको, उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। उन्होंने कहा भैया ये पेपर में जरूर आता है, ये हाथ रख के रट लो इसको, 5 मिनट बाद आपका कंपटीशन है, बोर्ड पे सबसे तेज कौन लिखेगा। भैया हमने फटाफट रट्टा मारा, बोर्ड पे मैं सबसे पहले लिखा है। ये क्या है इसमें, तो हम रटने में एक्सपर्ट। जब सीए कर ली तो समझ में आया भैया क्या रट रहे थे, ये रट रहे थे, इसको क्या जरूरत है रटने की, तो समझा जा सकता था। हमें तो कंपनी के पेमेंट बांटने की सीक्वेंस भी आईपीसीसी में पता लगी मुझे तो सीक्वेंस भी नहीं पता था सीक्वेंस होता है, ये पूरा ही रटा हुआ था भैया। चलो तुम तो ये काम नहीं करोगे बिल्कुल। बेटा ये समझ में आता है, इतनी कैलकुलेशन कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो बेटा आपकी सहूलियत के लिए है। ठीक है जी, आपने सीधा करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच, ब्रैकेट में लिख देना एज्यूम्ड कि मैंने हर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 मान ली है। और यहां पर बेटा अगर डेट से कोई पैसा नहीं आया तो इक्विटी से 30 लाख आया होगा, अगर 10 मान लिया तो यानी कि 3 लाख शेयर, ऐसे ही 2 लाख शेयर, ऐसे ही 1 लाख शेयर। ठीक है जी, ओके बात। चलो जी बेटा कैलकुलेट करते हैं इसको। बाबू ईपीएस कैलकुलेट होकर आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी, लिख भी दिया 0.97, 1.05, 1.40। अब जो बेटा आप चीज देख नहीं पा रहे हो ना वो मैं दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है ना, और अब सर थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू होगी 10-12 मिनट के लिए। ठीक है ना, अजीब सा मन हो जाएगा क्योंकि बर्दाश्त नहीं होगा। तो रिजल्ट है बेटा, जहां हमने डेट से कोई पैसा नहीं लिया, यानी कि 0.93 होगा, 0.93 होगा सर। बेटा जहां हमने डेट से कोई पैसा नहीं लिया, कोई भी पैसा नहीं लिया, देखो पहली सिचुएशन सारा पैसा मालिकों का, सबसे कम अर्निंग पर शेयर, सबसे कम ईपीएस। यहां बेटा हमने कर्जे का पैसा थोड़ा सा बढ़ा लिया, 10 लाख रुपए ले लिया, वहां अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। और जहां हमने कर्जे का पैसा 20 लाख कर दिया, डबल कर दिया, वहां ईपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गया।
यानी कि जितना डेट उतना अच्छा। बर्दाश्त तो नहीं होगा, ठीक है ना। सब चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत कर दी हमने कोई। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका दिमाग तो अगर डाइजेस्ट कर भी दे तो दिल डाइजेस्ट नहीं करता इस चीज को। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? अभी तक सब बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, पक्का से। ये क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या लगता है ये न्यूमेरिकल फिर भी बहुत सारे लोग समझा देते होंगे, अगर असली वजह ही नहीं समझा पाया आपको तो फिर बात ही क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू, मैंने क्या बोला है, मेरे को 1 घंटा दे दो। 1 घंटे बाद मेरे को नहीं लगता कैपिटल स्ट्रक्चर इस टॉपिक में कोई आपसे बड़ा महारथी होगा। आप सिखाओगे अपने दोस्तों को। ठीक है जी, चलो बेटा, अब मैं काम कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये हमेशा ही सच है क्या सिचुएशन, मैं ये देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, सब कुछ सेम रख के एक ईबीआईटी की फिगर चेंज कर दी। ईबीआईटी को बेटा मैंने 2 लाख ले लिया, सब कुछ सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बस ईबीआईटी को 2 लाख ले लिया। अब देखते हैं बेटा क्या फर्क पड़ता है इस पूरे एग्जाम्पल पर बेटा जितना मैंने टाइम अभी लगाया था अब मैं उतना नहीं लगाऊंगा, थोड़ा कम लगाऊंगा टाइम। ठीक है जी, चलो उत्तर सब सामने देखेंगे, अब थोड़ा कम टाइम लगेगा। ईबीआईटी बेटा तीनों सिचुएशन में हमने ले लिया 2 लाख रुपए। सबसे पहले बेटा माइनस करो इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा रिद्धि फर्स्ट सिचुएशन में? क्यों? डेट ही नहीं लिया, डेट 0 लिया तो ब्याज किस बात का? 0 का 10%। दूसरी सिचुएशन में डेट कितना लिया? 10 लाख, 10 लाख का 10% ब्याज देनी है। ऐसी तीसरी सिचुएशन में 20 लाख लिया, 20 लाख का 10% ब्याज देनी है। मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा ईबीटी, टैक्सेस देने हैं 30%। रितिका पहली सिचुएशन में कितना आएगा टैक्स? 60,000 है ना? 60,000, 30,000, 0 का 30%, 30। ठीक है जी बाबू, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट कर लिया। बाबू यही ईएफई भी है, तो बाबू यही स्लैश करके लिख दिया मैंने ईएफई। और अगर ईएफई को डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वैसे ही निकाले जैसे पिछली सिचुएशन में निकाले। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ज्यादा भाग गया मेरे को लग रहा है ऐसा। नहीं ठीक है ना, इतना तो यार बनता है यार भगाना। शायद 0.47 आएगा। अब ये क्या हुआ? अब क्रक्स सुनते जाना बेटा, ठीक है ना। वो बात अलग है कि क्रश सुनाई देगा तुम्हें, मैं क्रक्स ही कह रहा हूं। ठीक है ना, उम्र ऐसी है बाबू, हो जाता है बेटा। पहली सिचुएशन जहां कर्जे का पैसा है ही नहीं, सबसे ज्यादा ईपीएस। जहां कर्जे का पैसा 10 लाख, ईपीएस गिर गया। और जहां कर्जा और बढ़ाया, ईपीएस साफ। अब ये तो वही हो गया जैसे आप कहते थे ऑनर फंड बहुत अच्छा। तो भैया अब क्या करा जाए? ईबीआई नहीं, नहीं है आरओआई। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, गुरु मंत्र ये है कि कोई न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आए ना तो सर्च करना भगवान का, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में सेट कर लो। ठीक है, अब गुरु मंत्र मुझे करना है।
जेब से कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, ऑब्वियस सी बात है फिगर सेम नहीं आएंगे। कुछ भी आ जाए कुछ भी, आपका पहला काम क्या होगा मुझे नहीं पता। बच्चों का तो भैया फिक्स काम है, ईवीआईटी लिख देते हैं बस, फटाफट लिख दे, इनकी स्पीड बढ़नी चाहिए। तो हम निकालना आरओआई, पेपर में क्वेश्चन आते पहले आरओआई निकाल देना। अगर वो ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट है, आपको एडवांस में पता होगा जहां डेट ज्यादा है वहां ईपीएस बढ़ ही रहा होगा, और वो जस्टिफाई हो जाएगा जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे। लेकिन तुम पहले ही सही 100% श्योर बैठे हो, और जहां आरओआई लेस देन इंटरेस्ट रेट है, आपको पता होगा जितना डेट डालता जाऊंगा उतना लॉस होता चला जाएगा, तो आप पहले से ही श्योर होगे। और जब वही रिजल्ट आएगा 10 मिनट के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही साथ में आसमान पे। क्लियर है बेटा बात, समझ आई? पेपर में न्यूमेरिकल आने का मतलब है पहला स्टेप क्या, आरओआई निकालना। अब सुनो जी, जो मैंने बात अभी 42 मिनट पहले बोली थी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब बताया था आपको। क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? इज द फाइनेंशियल प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेट टू प्रोड्यूस गेन फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें डेट का इस्तेमाल किया जाता है इक्विटी के भले के लिए। दिखाई दे रहा है बेटा, डेट के इस्तेमाल से इक्विटी का भला हो रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिखाई, पक्की बात है, इतनी बात तो मेरा ख्याल समझ में आ रही होगी। अब बेटा मैंने तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब बता दिया। अच्छा, क्या डेट के इस्तेमाल से यहाँ इक्विटी का भला हो? यहाँ नहीं हो रहा भला। अब मैं आपको बताता हूं, पेपर में आ गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, क्या करोगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने बोली 2 लाइन, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना बस, पहला। क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें डेट के इस्तेमाल से इक्विटी का भला होता है। पहला न्यूमेरिकल दिखाता है कि डेट के इस्तेमाल से इक्विटी का भला होता है। अगर ये आ जाए 5 या 6 नंबर में, तो क्या करना है? तो बेटा दोनों न्यूमेरिकल करने हैं। जब आप पहला न्यूमेरिकल कर लोगे ना, तो आप एक बात लिखोगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हर सिचुएशन में ट्रू नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसे सिचुएशन में कभी ट्रू नहीं है वेयर आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट। और फिर लिखोगे एग्जांपल 2, क्योंकि वहां आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, और वहां दिखाओगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसी सिचुएशन में फेल है। वो सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में ट्रू है जहां आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। समझ में? 5 या 6 नंबर तो दोनों न्यूमेरिकल, 3 या 4 नंबर तो सिर्फ पहला न्यूमेरिकल। क्लियर है बेटा बात, पक्का से? अब बेटा नोट्स खोल सकते हो और फिर मैं बताता हूं नोट्स में आपको करना है। ऐसा क्या हो गया कि क्रिस्टो एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ गई 45 मिनट में? तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा अब सुनो, आपको क्या करना है? सर न्यूमेरिकल जहां पर 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना न्यूमेरिकल फर्स्ट, जहां पर भी पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, वहां बेटा ये सिचुएशन लिख देना। पहले आरओआई कैलकुलेट करके दिखाना, या अगर आप चाहो तो बड़ा बड़ा लिख दो, हेयर आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, और ये कैलकुलेट करके दिखा दो। और ऐसे एग्जांपल 2 में दिखा दो, हेयर आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, और ये कैलकुलेशन करके दिखा दो। इतना करो फटाफट से। बाबू आपने इतना लिख लिया, फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं। अभी आप सामने देख रहे हैं, सर मेरे को एक और बात बतानी, एक और। बेटा डेट का एक ऐसा गुण दिखाना है जो लोग कभी देखते नहीं है, एक एंगल ही नहीं देखते डेट का, वो एंगल दिखाना है आपको। बेटा एक और सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बड़ा स्पीड पर करेंगे। इस बार मैं प्रेफरेंस को बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो अभी तक नहीं हुआ। ठीक है जी, सब सामने देखेंगे। बेटा मैं कोशिश करूंगा
कि सभी की सभी फिगर्स दोनों साइड की बराबर रहे। सब सामने देखो, एक सिचुएशन ऐसी है जहां मुझे 10 लाख की जरूरत है, दूसरी सिचुएशन में भी 10 की जरूरत है। बेटा पहली सिचुएशन में जो कॉस्ट है वो 10% है, दूसरी में भी जो कॉस्ट है वो 10% है। वो बात अलग है कि डिवेंचर की कॉस्ट ब्याज होती है, प्रेफरेंस की कॉस्ट, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड होती है, बट कॉस्ट का रेट तो बराबर लिया मैंने, 10-10% लिया, 10-10 लाख लिया। टैक्स अगर देना हुआ सरकार को तो बेटा दोनों तरफ टैक्स का रेट 30% एज्यूम्ड है, और बेटा दोनों तरफ ईवीआईटी 4 लाख रुपए। बेटा एक बात बताओ, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बराबर लिया कि नहीं? देख लो, अब कुछ बराबर ना लिया हो, सब कुछ बराबर लिया, बस बेटा सोर्स ऑफ फाइनेंस अलग है, बाकी तो सब बराबर है। चलो ये सॉल्व करते हैं एक बार इसको, ऐसे ही मेरी इच्छा है, क्योंकि शायद मैं कुछ सिखा पाऊं आपको। ये डेट है और ये प्रेफरेंस की सिचुएशन है। ईबीआईटी बेटा दोनों सिचुएशन में मैंने 4 लाख रुपए लिया, माइनस कर रहे हैं बेटा इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कितना आएगा रितिका पहली सिचुएशन में? के बाद बेटा
टैक्स हमेशा अर्निंग पे लगता है, तो टैक्स भी कम, या अर्निंग ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा। दिखाई दे रही है बात? इंटरेस्ट पहले माइनस हुआ ना टैक्स से, इंटरेस्ट ने माइनस होने से क्या किया, अर्निंग को कम कर दिया ना बेटा। ये अर्निंग देखो, ये अर्निंग देखो, कम हो गई ना अर्निंग, इसकी वजह से टैक्सेस भी कम हो गए ना, दस माई ओवरऑल अर्निंग राइजेस। अगर दो सोर्स ऑफ फाइनेंस की सेम कॉस्ट भी हो, देखो इसकी भी 1 लाख है, इसकी भी 1 लाख है, पर इसके 1 लाख होने का फायदा क्या है, ये मेरी अर्निंग कम कर देता है क्योंकि टैक्स से पहले माइनस हुआ, इसने मेरा टैक्स कम दिलवाया, जबकि ये टैक्स कम नहीं दिलवा पाया, इसलिए मेरी ओवरऑल अर्निंग यहां पर बढ़ जाती है। दिखाई दे रहा है? पक्का से? सर ये डेट का दूसरा फायदा है, पहला भी पढ़ाया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है, देखा ना आपने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ईपीएस बढ़वाता है ना ये। दूसरा फायदा, डेट टैक्स सेव करा कर देता है, कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस टैक्स नहीं सेव कर सकता डेट के अलावा। और आपको एक और बात बता देता हूं जो कोई नहीं बताते बेटा, बाबू आपको डेट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, लोग बोलते हैं 10%, सर नहीं आपको निकालनी नहीं आती। डेट की कॉस्ट कैसे निकलती है, सच मायने में डेट की अगर कॉस्ट निकालनी हो कैसे पड़ती है, तो बाबू डेट की कॉस्ट पता कैसे पड़ रही है मेरे को, कॉस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, यानी कि बेटा डेट की कॉस्ट थी 10%, 1 माइनस टैक्स रेट था 30%, यानी कि बेटा डेट की कॉस्ट ही मुझे 7% पड़ रही है। कोई पूछे ये 7%, देखो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ डेट को ब्याज देने में, 30,000 का फायदा हुआ टैक्स में, 1 लाख का नुकसान हुआ, 30,000 का फायदा हुआ, नुकसान कितने का हुआ, 70,000 का। बाबू अगर 70,000 का ही नुकसान हुआ है, 70,000 रुपए मैंने टैक्स वो ब्याज के दिए, 10 लाख रुपए मैंने डेट से लिए हुए हैं, कॉस्ट कितनी पड़ी, 7 ही तो परसेंट पड़ी। समझ में आई बेटा? डेट की कॉस्ट ऐसे निकालते हैं लोग, ऐसे दिखने में तो दिखता डेट 10% का है, और भैया जो भी डेट की कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, सच मायने में डेट की ये कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि वो टैक्स सेव भी तो करके देगा आपको। क्लियर है जितनी बात बोल रहा हूं? सर मैं ना पीक पर ले गया हूं, हाईएस्ट लेवल पे ले गया हूं आपको, झेलना जा रहा है। विशेष ठीक है शर्मा जी? ठीक है, एनर्जी ड्रिंक चाहिए? ओके ना बेटा बात, पक्का से इतनी बात ओके है? रितिका समझ आ रहा है? बढ़ाई बात को आगे थोड़ा सा। बाबू मैंने डेट के 2 फायदे बता दिए जो इक्विटी जन्मों जन्मों तक नहीं सोच सकते। ठीक है जी, अब ना बेटा एक अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर से, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी बाबू, यहां पर मुझे हर हेडिंग में एक बात डिसाइड करनी है, जहां न्यूमेरिकल खत्म हो रहे हैं दोनों बेटा उससे आगे देखो। ठीक है जी बाबू, अब सुनो, इधर देखो, कहता है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां बेटा मुझे हर हेडिंग में एक बात डिसाइड करनी है कि डेट से पैसा लूं या इक्विटी से पैसा लूं। और मैं आपको बता देता हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सभी हेडिंग्स में 6 लिखी हुई है मैंने, बुक में 14 है एनसीईआरटी। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं, जब हम केस स्टडी करेंगे तो हम 10 या 11 कर लेते हैं, इस टॉपिक की हेडिंग 10 से 11 हो जाती है हमारी। ठीक है जी बाबू, हर हेडिंग में डिसाइड करना है कि कब डेट से पैसा लेना है, कब इक्विटी से पैसा लेना है, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही है, डेट। डेट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं कोशिश करूंगा हमेशा डेट की सोचूं कि पहले डेट से पैसा मिल जाए। ऐसा क्यों, डेट क्यों मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि बेटा डेट में ऐसे गुण हैं जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते, और 4 गुण हैं, मैंने अभी तक 2 की चर्चा करी है, तीसरे की बात बोल देता हूं। सर सबसे पहला गुण, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है, अभी दिखा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज। दूसरा, टैक्स सेव करा कर देता है, देखा टैक्स सेव करा कर देता है। तीसरा, डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी से कम होती है, मेरी टेबल याद है, उसमें तीसरी हेडिंग थी फ्लोटेशन कॉस्ट, टेबल ही नहीं याद आ रही, याद है भैया मैं टेबल बना रहा था, यहाँ डेट लिख रहा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, देन रिटेन अर्निंग, या पहला कॉलम था कॉस्ट का, दूसरा था रिस्क का, तीसरा था फ्लोटेशन कॉस्ट का। ठीक है, यहां पर देख लेना बेटा, यहाँ लो लिखा है और इक्विटी में हाई लिखा है,
तो डेट का तीसरा गुण है कि डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है हमेशा इक्विटी से। डेट से पैसा लेना हो तो बेटा 2.5%, 3%, 4-5% खर्चा आता है, इक्विटी में 10-10% खर्चा आता है। ठीक है जी, 3 फायदे। चौथा भी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। अभी 3 मैंने बता दिए, वैसे बता देता हूं मैं। टोटल 4 में से 11th में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं बताता, बचे हुए तीनों तो 11th में भी बता देता हूं कि डेट के ऐसे फायदे हैं जो इक्विटी में जन्म जन्म तक नहीं हो सकते हैं। भैया मजबूरी में हो जाता है, अब तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ ये सच में 11th में पढ़ा देता हूँ मैं, सच में। पता नहीं भैया क्यों नहीं पढ़ा तुमने, 11th ही नहीं पढ़ी, लो तुम महारथी हो। इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आई बात बाबू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 फैक्टर। पहली हेडिंग पढ़ दो। पहली हेडिंग पढ़ना क्या लिखा है, कैश फ्लो पोजीशन। बेटा पहली हेडिंग के बाद 2 मिनट का ब्रेक होगा, फिर अगली एक हेडिंग और कराऊंगा, फिर छुट्टी हो। तो पहली हेडिंग है कैश फ्लो पोजीशन। सुनना मैंने क्या बोला, मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, इधर देखो प्लीज मेरी तरफ। प्रायोरिटी किसको दूंगा, डेट को, इक्विटी को? डेट को। क्यों दूंगा, क्योंकि डेट के अंदर ऐसे 4 फैक्टर हैं जो बेटा उसको बहुत बढ़िया बनाते हैं, उसको बहुत यूनिक बनाते हैं। इक्विटी में नहीं है ये 4 फैक्टर, ये 4 गुण नहीं है इक्विटी में। बेटा आप पहली हेडिंग है कैश फ्लो पोजीशन में क्या लिखूंगा, सुनना पहले, मुझे सुन लो फिर लिखा जाएगा। अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि बिजनेस के फिक्स्ड खर्चे देने के बाद, बिजनेस में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, 11th क्लास पास हो माइक्रो इकोनॉमिक्स बाबू, अगर बिजनेस के फिक्स्ड खर्चे देने के बाद मैं 2 फिक्स्ड खर्चे और दे सकता हूं, वन इज इंटरेस्ट एंड अदर वन इज प्रिंसिपल अमाउंट, देन ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट एंड वाइस वर्सा। सुन लो क्या क्या बेटा, अगर मेरे धंधे में इतना कैश पड़ा रहता है हर टाइम, कि सभी फिक्स खर्चे देने के बाद भी इतना कैश है कि अगर इंटरेस्ट देना पड़े अभी दे दूंगा, प्रिंसिपल देना पड़े अभी दे दूंगा, अगर ये 2 फिक्स खर्चे देने की ताकत है ना आपके अंदर, तो हमेशा फंड डेट से ही रेस करना। बस ये दो तो लिमिटेशन है डेट में, कि ब्याज देना पड़ता है, प्रिंसिपल देना पड़ता है। कहता अगर ये तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन इतनी स्ट्रांग है ना कि ये कभी भी दे सकते हो, तो डेट से ले लो पैसा, मार नहीं खाओगे कभी भी। इक्विटी में वो गुण नहीं है। एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा का मतलब समझ आ गया, यानी कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है या खराब है, कि ब्याज देने की भी पैसे नहीं है, तो सर डेट से पैसा मत लेना। पता लगे कैश है नहीं और ब्याज देने की नौबत आ गई, तो बेटा दी नहीं जा रही और कंपनी बंद करा के बैठ गए कि डेट के फायदे लूंगा। फायदे तो क्या लोगे, कंपनी बंद हो जाएगी भैया। ये डिवेंचर बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ भाग जाएंगे बिल्कुल भैया, एसेट गिरवी रख के भाग जाओगे क्या, सिक्योर्ड होते हैं डिवेंचर, भाग जाओ एसेट गिरवी रख के। विजय माल्या नहीं लेता, विजय माल्या को तो कर्जा, आपको तो आइडिया ही नहीं होगा शायद फिर इस चीज का। विजय माल्या को लोन कैसे होता पता है आपको, क्या बोलूं यार, तुम्हें हंसी आएगी ऑन द फेस वैल्यू। विजय माल्या जी लोन लेने गए, ठीक है ना, जो लीड बैंक था, 4 बैंकों ने मिलकर लोन किया था, लीड बैंक, अरे सर आपकी तो फेस वैल्यू बहुत है, कोई एसेट गिरवी नहीं रखी। मैं कहता हूँ गरीब चला जाए बैंक में, 2 लाख का लोन लेना है, पूछते उससे एसेट कितनी है, अगला आदमी लोन ले रहा तुम्हारे से कुछ 1000 करोड़ का, तो मेरे नहीं नहीं सर फेस वैल्यू बहुत है आपकी, तो लोन हो गया। फेस वैल्यू पे लोन हुआ था विजय माल्या को। क्या बोल लो बता, सर समझ में आती है कि इतनी बात। कैश फ्लो पोजीशन रीड कर लो, 2 मिनट मुझे दे दो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ाते। बाबू सेकंड फैक्टर है आईसीआर, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर हो सकता है आपने जब रेशो चैप्टर पढ़ा हो तो इसकी चर्चा भी कहीं ना कभी सुनी हो, ठीक है ना, फिर भी एक बार मैं कोशिश करूंगा इसको डिटेल पढ़ा सकूं। बेटा फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, ऑल्दो मेरा काम बेटा फॉर्मूला रटवाने नहीं, हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, समझ लेंगे इसको भी अच्छे से। बेटा मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया इसका। सबसे पहली बात जो क्लियर करनी है बेटा, बहुत सारी रेशियोज ऐसी होती हैं जिनका आंसर परसेंटेज में निकालते हैं, कुछ रेशियोज ऐसी होती है जिनको हम प्रोपोर्शन में छोड़ देते हैं। बाबू इस रेशियो का आंसर हमेशा आता है टाइम्स में, ठीक है जी। ओ एक काम करते हैं,
पहले एक बार मैं कोई हाइपोथेटिकल फिगर लेता हूं और आपको बेटा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में ईबीआईटी हो 4 लाख और इंटरेस्ट हो 2 लाख, तो बेटा इस रेशो का आंसर क्या आया? 2 टाइम्स। और अगर मैं बोलूं बेटा ये 6 लाख और 2 लाख हो तो 3 टाइम्स। और ऐसे बोलूं बेटा अगर ये 10 लाख और 2 लाख हो तो 5 टाइम्स। अब एक बात सुनना जरा आराम से, क्या बोलती है आईसीआर? बेटा आईसी ये रटने की चीज है, मैं फिर बोलूंगा समझने की चीज है। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा ये समझना बेटा, कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं बिजनेस में कि ब्याज 5 बार दे सकता हूं, 5 बार, या ब्याज से 5 गुना प्रॉफिट कमा रहा हूं। रीड किया जाए, ब्याज से तो 5 गुना कमा रहा हूं। बेटा आईसीआर बताती क्या है? आईसीआर बताती है कि आपकी बिजनेस की कमाइयां, ये कमाई तो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो है ये, कि आपके बिजनेस की कमाइयां ब्याज को कितनी बार कवर कर लेती हैं? 5 बार कवर कर लेती है। मेरे इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कितना कमा रहे हैं हम पैसा, कि 5 बार दे देंगे ब्याज, एक बार छोड़ो तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर बिजनेस में कमाई दिख रही हो, मुझे इतनी कमाई दिख रही हो कि ब्याज 7-8 बार दिया जा सकता हो, तो लगभग कोई डिफॉल्ट का चांस बचता है? नहीं बचता ना डिफॉल्ट का चांस। ऐसा बोला जाता है कि आईसीआर 6 to 7 टाइम्स हो तो आइडियल है, सफिशियंट होती है, ऐसा बोला जाता है। समझ में आ रही है बेटा जितनी मैंने बात बोली अभी तक? क्लियर है बेटा? आईसीआर क्या बताता है? आईसीआर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। आईसीआर क्या बताता है कि कितनी बार कवर कर लेती है मेरी कमाइयां ब्याज को। हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। बेटा कह रहा है जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे रिस्क खत्म होता चला जाएगा कि आप ब्याज के पैसे भी रोक लोगे। अच्छा देखो, अगर मैं कहूं ये रेशो 1 टाइम है, सर शायद रिस्क है कि 2 लाख ही कमा रहा हूं, 2 लाख ही ब्याज के देने, शायद ना भी दूं। ये रेशो 2 टाइम्स हुई, सर थोड़ा सा रिस्क कम हुआ कि 4 लाख कमा रहा हूं, 2 ही तो देने, ब्याज के दे देंगे। ये रेशो बेटा 6 टाइम्स हो गई, 12 लाख कमा रहा हूं, 2 लाख ही देने हैं, सर बहुत आराम से दे देंगे। तो कहता है हायर द रेशो, जैसे जैसे रेशो बढ़ती चली जाएगी, लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। जितनी ज्यादा ये रेशो होती चली जाएगी उतना कम रिस्क होता चला जाएगा कि कंपनी ब्याज के पैसे भी रोक लेगी। बट आखिरी बात सबसे काम की है, जो लोग अपने मतलब टीचर अपने नोट्स में से हटा लेते हैं, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस रेशो इज नॉट द एडिक्वेट मेजर। लेकिन ये रेशो बेटा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इस रेशो में 2 कमियां हैं, और ये कमियां हैं सुननी है अच्छे से, ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूं बेटा, बैंक से जब कोई भी इंसान फाइनेंसेस लेता है तो बैंक कभी ये नहीं कहता कि जाओ सीए से आईसीआर निकलवा लो। हम निकलवाते हैं आईसीआर, निकालते भी हैं, पर प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि इस रेशो में 2 कमियां हैं भैया, हम खुद ही नहीं देते प्रेफरेंस। बेटा क्या 2 कमी है बाबू? पहले ये बताओ, इस रेशो ने कहीं पर भी प्रिंसिपल अमाउंट को कंसीडर करा? ये रेशो सिर्फ इंटरेस्ट कंसीडर करती है। वेयर इज द प्रिंसिपल अमाउंट? मैं कहता हूं बेटा जिसका ब्याज ही ब्याज 2 लाख है तो प्रिंसिपल 20 लाख तो होगा ना, 10% पे भी पैसा मिला हो, 20 लाख का 10% 2 लाख, 20 लाख को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, 2 लाख के दम पे फैसला ले रहे हो। समझ में आ रही है पहली कमी इस रेशो की? दिस रेशो इज नॉट द एडिक्वेट मेजर। 2 कमियां हैं भैया, आपने कंसीडर करा सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर ही नहीं करा। दूसरी कमी बेटा, a firm may have a high EBIT balance but low cash balance। बेटा आप क्या कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट के दम पर कूद रहे हो। सर ऐसा हो सकता है कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत ठीक ठाक हो बट कंपनी के पास कैश बैलेंस ना हो तो? मैं कहूं आपका ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कमा लिया 10 लाख, और इसी सिचुएशन में बोलो कैश का बैलेंस हो आपका 50,000, सर ये पे कर दोगे क्या 2 लाख रुपए? बेटा लॉ कहता है चाहे इंटरेस्ट है, चाहे सरकार का टैक्स है, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड, चाहे इक्विटी डिविडेंड है, ये सारी की सारी पेमेंट
दे हैव टू बी पेड इन कैश, नेवर इन काइंड। कैश पे होंगी, काइंड में नहीं। आप ये नहीं कह सकते डिबेंचर होल्डर को, देख 50 कैश पड़ा, देख 50,000 कैश ले जा, 1.5 लाख, 1.5 लाख कैश नहीं पड़ा हुआ, आईफोन दिलवा हुए। या मेरी बिजनेस, मेरी कंपनी का काम है एसी बनाती है, 1.5 लाख की एसी ले जा, अपने घर लगा लियो। डिवेंचर का इंटरेस्ट, सरकार के टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ऑलवेज पेड इन कैश, नेवर इन काइंड। समझ में आ रही है बेटा बात? तो बाबू हो सकता है ना आपका प्रॉफिट 10 लाख हुआ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा 10 लाख हुआ है, बट बेटा बिजनेस में कैश बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, 50,000 ही पड़ा है। सर कैसे पे करोगे 2 लाख, बस ये बता दो, कोई तरीका ही नहीं आपके पास कैश पे करने का। सर कंपनी इंसॉल्वेंट कराओगे क्या? तो बाबू इस रेशो में दो कमियां, और कभी बेटा ध्यान ना आए ना कमी क्या है, तो मैं कहता हूं एक बार न्यूमरेटर की तरफ देखना, एक बार डिनोमिनेटर की, दोनों कमियां नजर आ जाए। यहां देखो तो दिमाग में एक अच्छा हो सकता है हाई बीआईटी बैलेंस हो बट लो कैश बैलेंस हो। यहां देखो तो इंटरेस्ट कंसीडर करते हो, प्रिंसिपल नहीं कंसीडर करते। मैं हमेशा कमी ऐसे ध्यान रखता हूं, मुझे भी ध्यान नहीं रहती। न्यूमरेटर की तरफ देखता हूँ एक याद आ जाती है, डिनोमिनेटर की तरफ देखता हूँ दूसरी याद आ जाती है। समझ में आई बेटा बात? पक्का से? चलो जी, आज के लिए रखते इतना ही है, बाय बाय।